हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिक मैथमेटिक्स फॉर डीएसए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके कोडिंग के क्वेश्चंस जो आपके प्लेसमेंट्स में आते हैं, यानी कि जो कंपनीज आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती है, वो प्योरली मैथमेटिक्स के बेस पे होते हैं। अगर आपको कुछ मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप उसको फटाफट से सॉल्व कर लोगे, है ना। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सोल्यूशन तो आता है बट आपको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको वो ऑप्टिमल सोल्यूशन पता हो, और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन कब पता होगा? जब आपको मैथ्स के कुछ कंसेप्ट पता होंगे। ठीक है, तो हम इन कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने स्कोप कर लिया। अब ये बेसिक कंसेप्ट की वीडियो है। ऐसी एडवांस कंसेप्ट भी होते हैं मैथ्स के, बट वो मोस्टली यूज होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। और ये कोर्स आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है, ये प्लेसमेंट स्पेसिफिक डीएसए का कोर्स है। तो यहाँ पर हमें उन एडवांस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं उन एडवांस कंसेप्ट को लिस्ट कर दूंगा एंड में। आपका मन हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब बोलोगे आप भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो हमें आता ही है। प्राइम नंबर्स निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक नॉर्मल तरीका जो हम सब ने देखा है। नॉर्मल अप्रोच क्या होती है? हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर में? सपोज करते हैं इनपुट दी हुई है, एन दिया हुआ है, हमें बताना है कि भाई ये प्राइम है या नहीं है। यही करना होता है हमें। ठीक है, तो आप क्या करते हो? अगर एन आपका 10 दिया हुआ है तो 1 से लेकर 10 तक आप देखते हो, इसके बीच में 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, सपोज करते हैं उनको आई मान लेते हैं। अगर कोई भी नंबर 1 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर के होंगे? 2 से लेके 9 तक। 2 से लेके 9 तक कोई भी नंबर अगर वो आपका उसका मॉडुलस मैं आई के साथ करता हूं तो 0 हो जाता है। यानी कि कोई भी नंबर अगर एन को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो हम बोल देते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो वो प्राइम नहीं है ना। कोई भी डिवाइड कर देता प्राइम नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो हम क्या बोल देते हैं? प्राइम है। यही होता है, क्योंकि प्राइम प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? वो वाले प्राइम्स होते हैं, कोई भी नंबर एन तब प्राइम होता है जब उसके एग्जैक्टली या फिर ओनली भी बोल देते हैं 2 फैक्टर्स हों। यानी कि वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो पाए। और वो कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा और वो नंबर खुद। ठीक है, अगर 1 और नंबर खुद एक फैक्टर है किसी भी नंबर के सिर्फ, तो वो प्राइम होगा, वरना वो नहीं होगा। एग्जाम्पल हम सबको पता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर है ना। और आपको बता देता हूँ 1 जो है, 1 इज नॉट ए प्राइम। 1 प्राइम क्यों नहीं मानते? 1 प्राइम इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन बोलती है कि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, पर 1 के कितने फैक्टर है? 1 का एक 1 ही फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये प्राइम 1 को हम प्राइम नहीं मानते। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते। प्राइम नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? आप सिंपली 2 से लेके n-1 तक जाते हो। अगर 2 से लेके n-1 में कोई भी नंबर अगर n को डिवाइड कर देता है तो वो प्राइम नहीं होता है। अगर नहीं कर पाता कोई भी नंबर तो वो प्राइम होता है ना। सिंपल, ये नाइव अप्रोच हम पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है, अब आगे की अप्रोचेस देखने से पहले एक बार हम फटाफट से ना लीड कोड पे क्वेश्चन खोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है काउंट प्राइम्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है कि एक आपको एन इंटीजर दिया गया है, आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ प्राइम्स नंबर दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन एन। ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन है काउंट प्राइम्स। वो क्या कहता है? आपको भाई गिवन है एक एन इंटीजर दिया हुआ है, आपको बताना 0 से लेकर n-1 के बीच में कितने प्राइम्स है। काउंट बताना प्राइम्स का। बोल देता हूं उसको प्राइम नंबर्स काउंट। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहला तरीका हम सबको पता है, हम नॉर्मल नाइव अप्रोच यूज करेंगे। नाइव अप्रोच क्या होगी? आप एक लूप चलाओगे आई इक्वल टू 2 से लेकर आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस करते जाओगे। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर कोई भी प्राइम है, अगर आई प्राइम है
तो हम एक काउंट ले लेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे और फिर टोटल काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, हम सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको खुद करके देखते हैं। तो हम करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, हमें क्या चाहिए, हमें 0 से लेके n तक सारे प्राइम बताने हैं। हमें पता है कि भाई 0 प्राइम नहीं होता, ठीक है, आपका 0 भी प्राइम नहीं होता, यहाँ पे लिख देते हैं 0 नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, 1 नॉट ए प्राइम, 0 1 प्राइम नहीं होते, इसको याद कर लो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है, 2। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए प्राइम के कंसेप्ट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर एक लूप ले लेते हैं, उससे पहले काउंट ले लेते हैं, हमें काउंट करने हैं ना 0 से लेकर n तक कितने प्राइम है। तो 0 से n तक कितने प्राइम है, उसमें 0 और 1 तो प्राइम है ही नहीं, तो 2 से काउंट करना शुरू करता हूँ, 2 से देखना शुरू करता हूँ। एक काउंट ले लेता हूँ 0 और मैं शुरू करता हूँ 4 int i इक्वल टू 1 2 सॉरी i इक्वल टू 0 से शुरू कर लेते हैं। चलो i इक्वल टू 0, i लेस देन n, है ना। हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो यानी 0 से लेके n से पहले पहले n-1 तक लूप चलाना है मुझे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे i प्लस प्लस, और अब मैं क्या करूंगा, अगर इस प्राइम है, i अगर प्राइम है तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा c। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, बूल इज प्राइम इंट, यहाँ पे एक नंबर लिया है n। तो आपको पता है कि अगर n जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, 1 हो, तो हमें रिटर्न करना होता है फॉल्स, लेस देन इक्वल टू कोई भी प्राइम नहीं होता। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब चेक करना है फॉर इंट i इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस। अगर कहीं भी आपका जो n दिया गया है, अगर उसको मैंने i से डिवाइड करा, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब i जो है n को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि 1 और n के अलावा एक और फैक्टर अवेलेबल है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, है ना। इसका हमने फ्लो चार्ट भी बनाया, याद करो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में, हाँ। तो प्राइम कैसे निकालते हैं तो आपको अच्छे से आता ही होगा, हाँ, बस एक रिवीजन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो सकता है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका हर अब 0 से लेके n-1 तक लूप चलेगा और वो चेक करेगा कि भाई बताओ प्राइम है कि नहीं, अगर कोई प्राइम है तो उसका काउंट प्लस प्लस कर लूंगा और इसको मैं चला लूंगा। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, क्या ये सबमिट हो पाएगा, नहीं, वो कह रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड। और ये कहाँ पे फटा भी, कहाँ पे है, जहाँ पर आपका 66 में से 17 आपके टेस्ट केस ही पास हो पाए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे जाऊं और यहाँ पे देखूं कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट आपका है जो n है ना, n वो 5 इंटू 10⁶ तक हो सकता है, यानी इतना बड़ा n हो सकता है। तो जब इतना बड़ा n हो रहा है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो पा रही है, क्योंकि अगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करूं, ये जो हमने कोड लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें अगर हम, तो आपका सिंपल अगर n दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और मैं अगर नॉर्मल मेथड से प्राइम निकालने की कोशिश करता हूं कि भाई m प्राइम है या नहीं है, तो इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसकी आपकी सिंपली ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, क्योंकि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है, अगर मुझे n देखना है प्राइम है कि नहीं, तो मुझे 2 से लेके n-1 तक जाना पड़ता है। तो ये कितने हो गए, n-2 बेसिकली वो हो गए, तो ऑफ n-2, ऑफ n-2 में से 2 तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो ऑफ n ही हो गया, है ना, ऑफ n ही हो गया। अब बट यहाँ पर 2 लूप्स हैं, एक काउंट प्राइम का लूप है, एक काउंट प्राइम फंक्शन के अंदर लूप चल रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ n। एक इज प्राइम, जब भी हर बार मैं एक इज प्राइम करने जा रहा हूं, हर बार इज प्राइम, हर बार मैं इज प्राइम देख रहा हूं, और हर बार इज प्राइम आई के लिए देख रहा हूं, पर आई की मैक्स वैल्यू क्या होगी, n-1। हमें क्या चाहिए, बिग O में क्या करते हैं हम, बिग O में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, इसमें वर्स्ट केस यानी कि आई की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, n-1। जब n-1 के लिए निकालेंगे तो n-1 के लिए ऑफ n-1 होगी, तो ऑफ n ही होगी, तो इसकी ऑफ n हो गई। ये था आपका आउटर लूप, ये था आपका इनर लूप के अंदर। तो जब इनर आउटर में होता है तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ऑफ एन मल्टीप्लाई ऑफ एन स्क्वायर, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है,
तो हमें क्या चाहिए, हमें एक बेटर अप्रोच चाहिए। बेटर अप्रोच में एक अप्रोच होती है, अब आप ध्यान से देखो, अब मैं बोलता हूँ यार ये लूप तो मुझे एक चलाना ही पड़ेगा, है ना, वन से जीरो से लेके एन तक, अगर मुझे जीरो से लेके n-1 के बीच में कितने प्राइम है इसको काउंट करना है, तो मुझे ये वाला लूप तो चाहिए। पर क्या मैं इस प्राइम फंक्शन को कोई बेटर बना सकता हूँ? कैन वी डू समथिंग बेटर इन इज प्राइम फंक्शन? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक ऐसा मेथड निकालते हैं कि हम बेटर करते हैं इज प्राइम फंक्शन को। और इस प्राइम फंक्शन क्या कर रहा है, इस प्राइम फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स फाइंडिंग इफ n इज प्राइम और नॉट। नॉर्मल मेथड जो है, नॉर्मल मेथड अभी ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ये ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। क्या हम कुछ बेटर तरीका निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये जो लूप है, ये जो लूप चल रहा है आपका ओरिजिनली, ये जो लूप चल रहा है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है आपका, i इक्वल टू 2 से लेकर i लेस देन n तक चलता है, यहाँ तक लूप चलता है। क्या मैं इस लूप को कम कर सकता हूँ कि भाई ये n तक ना चले, n से थोड़ा कम चले, ठीक है, थोड़ा कम चले। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज करते हैं कि अगर एक n आपको दिया हुआ है, अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या होता है, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो क्या होगा कि आपका एक 1 है, 2 है, और यहाँ पे जाके n-1 है और n है। अगर वो प्राइम नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ 2 से लेकर n-1 के बीच में इसमें एटलीस्ट 1 फैक्टर होगा, है ना, तभी तो उसमें ग्रेटर देन 2 फैक्टर हो गए। प्राइम क्या बोलता है, 2 फैक्टर होने चाहिए, आपने बोल दिया 2 से लेकर n-1 के बीच में भी कोई एक ऐसा फैक्टर है जो उसको डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, n प्राइम नहीं है। अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ इसके 2 फैक्टर हैं आपके, सपोज करते हैं a और b 2 फैक्टर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ a इंटू बी इक्वल जो n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं, अगर मैं बोल देता हूँ कि a जो है वो ग्रेटर देन रूट एन है, ठीक है, अभी रूट एन कहाँ से आया अभी देखते हैं, और मैं बोलता हूँ b जो है वो भी ग्रेटर देन रूट एन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालूं इन दो इक्वेशन से, मैं बोल सकता हूं कि a और b जो है वो ग्रेटर देन n है। बट क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर a और b दो फैक्टर हैं और n नॉन प्राइम है, और मैं बोलता हूं a भी रूट एन से बड़ा है और b भी रूट एन से बड़ा है, तो a b दोनों रूट एन से बड़े होंगे। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो फैक्टर में a इंटू बी करता हूं तो n ही मिलता है, पर मैं बोलता हूँ a इंटू बी n नहीं मिल रहा है, a इंटू बी n से बड़ा मिल रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि a, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर, इसे कंक्लूड कर सकते हैं, मस्ट बी, होना ही चाहिए, मस्ट बी स्मॉलर देन रूट एन, ठीक है। इसका मतलब जब भी आप प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हो, आपका इंटेंट क्या है कि आप 2 से लेके n-1 के बीच में कोई एक फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हो। आपको जैसे ही एक फैक्टर मिलता है एक्स्ट्रा, आप बोल देते हो प्राइम नहीं है, ठीक है। बट हमारे कंसेप्ट से क्या निकल के आ रहा है कि भाई अगर कोई फैक्टर है ना, अगर कोई नॉन प्राइम है, और नॉन प्राइम है इसका मतलब उसका एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है 2 से n-1 के बीच में, तो उसका कोई एक फैक्टर ना, कोई एक फैक्टर वो एटलीस्ट लेस देन होगा रूट एन से, वो एटलीस्ट लेस देन होगा रूट एन से। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मैं बोल सकता हूं इफ वी कांट फाइंड एनी फैक्टर लेस देन रूट एन, तो मैं बोल सकता हूं कि एन इज प्राइम। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें क्या समझ आता है कि भाई एक रूट एन कहीं बीच में यहां पे होगा, यहां पे सपोज करते हैं रूट एन होगा, तो कोई भी एक फैक्टर ना, कोई एक फैक्टर, कोई एक फैक्टर अगर कोई नॉन प्राइम है ना, तो वो फैक्टर ना जरूर 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 2 से लेके रूट एन के बीच में मिलेगा, कोई एक फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस फंक्शन को, जो इस फंक्शन को है, ये जो फंक्शन है, ये मैं रादर देन एन तक चलाने के बजाय, है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर वो नॉन प्राइम है, अगर वो नॉन प्राइम है तो एक फैक्टर जरूर जरूर रूट एन से कम के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इसको यहां तक एन तक ना चला के इसको बोलते हैं कि इसको मैं रूट एन तक चलाता हूं, SQRT n, इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट एन, SQRT n।
तो मुझे कहाँ तक लूप चलाना पड़ेगा, i लेस देन इक्वल टू sqrt n तक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हमने इसको इज प्राइम को बेटर कर दिया, अगर मैंने इज प्राइम फंक्शन को बेटर कर दिया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब इज प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ रूट एन, ऑफ रूट एन होगी, है ना। अब इसको रन किया हमने, हो गया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करके देखो, पहले 17 टेस्ट केस पास हो रहे थे, अब 3 और टेस्ट केस पास हो गए, बट अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है। ठीक है, यानी कि ये भी सोल्यूशन थोड़ा तो बेटर है, बट उतना बेटर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सोल्यूशन होता है कि हमने नाइव अप्रोच दोनों ट्राई कर ली। ठीक है, हमने क्या क्या अप्रोच ट्राई करी, हमने एक नाइव अप्रोच ट्राई करी, एक स्क्वायर रूट वाली अप्रोच ट्राई करी, अब एक और अप्रोच है सीव इराटोस्थेनेस थ्योरम। ठीक है, इसको सीव थ्योरम भी बोल देते हैं, बहुत अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट डोंट वरी। इसका कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, ठीक है, और बहुत ही इजी है। ये नाम देखने में बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये मैं बोलूँगा इससे भी ज़्यादा आसान है सोचें तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसको समझते हैं ये क्या कहती है। बट उससे पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूँ तो आपने क्या करा है, इज प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करी है, और आपका जो काउंट वाला काउंट प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी थी, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि काउंट प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ओ एन ही थी, आपने क्या करा, इज प्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूट एन कर दी, तो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन रूट एन, इतनी हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं सीव ऑफ इराटोस्थेनेस ये क्या बोलता है, क्या बोलता है। ये थ्योरम काम आती है आप जब काउंट करना चाहते हो, क्या काउंट करना चाहते हो, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to n। ठीक है, आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है, यही हमारा क्वेश्चन था, n दिया हुआ है, आपको बताना है कि टोटल काउंट ऑफ प्राइम्स लेस देन n। ठीक है, ये बताना आपको। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, ये थ्योरम बोलती है, सिंपल सी थ्योरम है एकदम, वो बोलती है कि यार एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपको सपोज करते हैं n दिया हुआ है आपको 21। ठीक है, अगर n 21 दिया हुआ है तो मैंने एक एरे बना लेता हूँ, मैं एक एरे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 19 21। ठीक है, तो मैंने एक एरे बना ली पूरी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ना शुरू में ना सबको प्राइम मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबको बोल देता हूँ कि भाई तू भी प्राइम है, तू भी प्राइम है, तू भी प्राइम है, तू भी प्राइम है, मैंने बोल दिया सब प्राइम है, सब प्राइम है, खुश रहो। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलते हैं हमें पता है कि यार मुझे 1 तो नॉन प्राइम ही है, तो 1 तो मुझे पता है पहले से ही नॉन प्राइम है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और मुझे ये 21 चाहिए ही नहीं, 21 चाहिए ही नहीं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 21 से कम कम चाहिए, n 21 है। 1 को मैंने हटा, 1 को मैंने फॉल्स कर दिया, इसको भी हटा ही देते हैं, ऐसा करते हैं। मुझे 2 से लेकर 20 के बीच में चाहिए। हमें ये थ्योरी पता है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, 2 प्राइम नंबर है। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 2 का टेबल जाऊं मैं, 2 4 6 8 10 12 14, क्या ये सारे प्राइम नंबर होंगे। अगर मैं बोलूं किसी प्राइम नंबर का टेबल गिनूं मैं, यानी उसके मल्टीपल्स निकालूं, तो क्या प्राइम नंबर के टेबल यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीपल्स प्राइम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। रीजन, अगर मैं 6 को देखूं तो 6 क्या बनेगा, 3 इंटू 2 8 क्या बनेगा, 4 इंटू 2 12 क्या बनेगा, 6 इंटू 2। तो ध्यान से देखो, 12 12 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 12 का फैक्टर 12 आएगा, एक 1 आएगा, और एक 6 आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है ना। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई मेरे पास प्राइम नंबर है, तो उसका जो टेबल अगर मैं काउंट करूंगा, उसका टेबल निकालूंगा, उसके मल्टीपल्स निकालूंगा, तो वो नॉन प्राइम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ना शुरू करूंगा, 2 का टेबल पढ़ना शुरू करूंगा, और मैं इनको नॉन प्राइम मार्क करता चला जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा 2 तो प्राइम था, बट इसके टेबल में जो है वो नॉन प्राइम होंगे। तो 2 ये 4 नॉन प्राइम होगा, 6 नॉन प्राइम होगा, 8 नॉन प्राइम होगा, 10 नॉन प्राइम होगा, 12 नॉन प्राइम होगा, 14 नॉन प्राइम होगा, 16 नॉन प्राइम होगा, 18 नॉन प्राइम होगा,
और 20 भी नॉन प्राइम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 भी प्राइम है। अब 3 प्राइम है तो 3 के मल्टीपल सारे नॉन प्राइम मार्क कर दो फटाफट से। तो 3 6 नॉन प्राइम है, 9 नॉन प्राइम है, 12 नॉन प्राइम होगा। ठीक है, 15 नॉन प्राइम होगा आपका, उसके बाद 18 आपका नॉन प्राइम होगा। ठीक है, उसके बाद 21 है ही नहीं है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं 4 तो पहले से ही नॉन प्राइम है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 5 बोल रहा है प्राइम है। अगर 5 प्राइम है, हमें पता है 5 प्राइम है, तो हम 5 के सारे मल्टीपल को नॉन प्राइम कर देंगे। 5 के सारे मल्टीपल क्या है, 5 10 नॉन प्राइम है, मार्क्ड है पहले से ही। आगे देखते हैं 15 नॉन प्राइम है और 20 नॉन प्राइम है। 5 हो गया। अब 7 पे चलते हैं। 7 देखते हैं, 6 देखते हैं पहले। 6 तो नॉन प्राइम पहले से, 6 के मल्टीपल मार्क नहीं करने, हमें प्राइम्स के मल्टीपल मार्क करने हैं। तो प्राइम क्या है यहाँ पे, 7 के मल्टीपल मार्क करते हैं। 7 पे जाते हैं, 14 नॉन प्राइम मार्क कर रखा है पहले से। 21 हटा देते हैं, 21 है ही नहीं। उसके बाद देखते हैं 8 नॉन प्राइम है, नहीं मार्क करना। 9 नॉन प्राइम है, 10 नॉन प्राइम है, 11 प्राइम है। अब 11 प्राइम है तो प्राइम के मल्टीपल मार्क करने हैं। प्राइम का 11 का मल्टीपल क्या होता है, 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं देखना। अब 13 का मल्टीपल क्या होता है, 26। तो नहीं देखना, आगे है ही नहीं रेंज में। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17 का नहीं देख सकता। 19 का भी नहीं देख सकता। बहुत ही बढ़िया, खत्म। अब जो जो ट्रू बचे हैं हमारे, ट्रू क्या क्या बचे हैं हमारे, ट्रू क्या क्या बचे हैं हमारा, ये ट्रू बचा हुआ है, ये ट्रू बचा हुआ है, ये ट्रू 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 है। कितने ट्रू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने निकाल दिया कि मेरे टोटल यानी कि 21 से कम टोटल 8 प्राइम्स हैं। क्या हमें बात समझ आती है? बिल्कुल। तो सिंपल सा तरीका है, हमने क्या करना है, अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं तो क्या बोलती है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई 2 से लेकर n-1 तक एक एरे बनाओ जो कि रिप्रेजेंट कर रही है नंबर्स को, एंड हम करेंगे मार्क ऑल ऑफ देम एज प्राइम। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें स्टार्ट करना है 2 से, स्टार्ट फ्रॉम 2 टिल एंड हमें क्या करना है, मार्क करना है ऑल द नंबर्स कम्स इन द टेबल ऑफ 2 एज नॉन प्राइम। तीसरा स्टेप क्या होगा, हमें रिपीट करना है सेकंड स्टेप टिल n-1। और ये जो दोनों स्टेप है करने किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स, ओनली फॉर ओनली नंबर जो प्राइम मार्क्ड है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, रेस्ट एलिमेंट्स मार्क्ड एज प्राइम विल बी काउंटेड, उनको काउंट कर लेंगे, वो एक्चुअल प्राइम नंबर होंगे। सिंपल से एल्गोरिथम है ना, सिंपल से एल्गोरिथम है। इसको एक बार फटाफट से कोड करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं सब कुछ। तो हमारे पास सपोज n दिया हुआ है 21, तो मैं क्या करता था, 0 से लेके, अगर मैं 21 कैरे बनाऊँ तो 0 से 20 तक बनती है ना। मुझे इसमें यूज़ क्या करना था, मुझे इसमें 0 को तो मैं पहले से बोल देता था कि ये नॉन प्राइम है, और 1 इंडेक्स को भी बोल देता था पहले से कि 1 तो पहले से नॉन प्राइम है, यानी कि ये फॉल्स है। 2 को 2 से लेकर और 20 तक मैं सबको ट्रू 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 मार्क कर देता था, यही करना था। तो यही करना है हमें यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन ले लेते हैं पहले। अगर n आपको 0 दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन में देखूँ तो n मुझे 0 से शुरू होना है, तो अगर n 0 दिया हुआ है तो मुझे सिंपल रिटर्न कर देना है 0, भाई कोई प्राइम नहीं है, हटाओ यहाँ से। आगे देखते हैं, मैं एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट टाइप का नहीं, बुल टाइप का ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स दिखाना है हमें तो, है ना। इसका नाम रख देते हैं प्राइम। ठीक है, n साइज का सबको ट्रू मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो 21 दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये एरे बन जाएगी। मुझे क्या करना है भाई, मुझे बोलना है कि प्राइम ऑफ जो 0 होता है ना, वो तो इक्वल होता है प्राइम ऑफ 1 के, जो कि दोनों फॉल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक आंसर चाहिए, आंसर 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब लूप लिखते हैं 4i = 2 से मुझे क्या करना था, 2 से शुरू होना था, और 2 के जितने भी मल्टीपल हैं
2 के जितने भी मल्टीपल है उनको नॉन प्राइम मार्क करना था, क्योंकि पहले से सारे प्राइम मार्क्ड है ना। बोलेंगे ऑल आर प्राइम मार्क्ड ऑलरेडी, ठीक है। आई इक्वल टू 2 से शुरू होते हैं, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। बहुत ही बढ़िया। हमें देखना है क्या प्राइम है, 2 प्राइम था, वाई 2 प्राइम है, तो 2 के सारे मल्टीपल मार्क कर दो। उससे पहले हम आंसर को प्लस प्लस कर सकते हैं, आंसर को प्लस प्लस कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जे शुरू होते हैं 2 के मल्टीपल निकालना, तो 2 के मल्टीपल 2 इंटू आई से निकालेंगे हम, 2 इंटू आई क्या होगा 4, 4 से निकालेंगे तो शुरू होंगे हम वाइल जे इज लेस देन एन, और मैं क्या करूँगा प्राइम ऑफ जे को ट्रू मार्क कर दूंगा और जे को जे प्लस इक्वल टू आई कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा मेरा आंसर। इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद 2 का टेबल शुरू कर रहे हैं, आई का टेबल शुरू कर रहे हैं, और सारे सबको ट्रू मार्क कर रहे हैं, ट्रू नहीं सॉरी, हमें यहाँ फॉल्स मार्क करना है, सबको फॉल्स मार्क करना है, सबको नॉन प्राइम मार्क करना है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। अब फटाफट से इसको सबमिट करके देखते हैं। बहुत सही, तो ये हमारा सबमिट हो गया है। अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर नहीं आ रहा, टीएलई नहीं आ रहा, बल्कि हमने 62% लोगों को बीट भी कर दिया है ना। बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपका काउंट प्राइम, जो कि स्टीव ऑफ इरेटोस्थेनेस थ्योरम से हो जाता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है काउंट प्राइम निकालने के लिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं। प्राइम नंबर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है सेगमेंटेड सीव। सेगमेंटेड सीव क्या कहती है? सेगमेंटेड सीव कुछ नहीं है, सिंपली आपका सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस का ही वेरिएशन है। आप सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस में क्या कर रहे थे, 0 से लेके एन के बीच में निकाल रहे थे। सेगमेंटेड सीव में क्या होता है, आपको एक लो रेंज दी होती है, एक लो दिया होता है, एक हाई दिया होता है। आपको बोला जाता है लो से हाई के बीच में निकाल दो, लो से हाई के बीच में निकाल दो प्राइम्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस में क्या दिया था, सिर्फ एन दिया था कि 0 से एन के बीच में जितने भी प्राइम्स है ना उसका काउंट बता दो या उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। सेगमेंटेड सीव में क्या करते हैं, आपको लो दिया होता है, एक हाई दिया होता है, और लो और हाई के बीच में आप कितने प्राइम्स है वो निकाल दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली इसको देख सकते हो। ये सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस का ही यूज करके होता है, उसी का ही थोड़ा सा एनहांस वर्जन है। एनहांस भी नहीं बोलूंगा मैं, बस सिंपली जब लो और हाई दिया होता है तब ये काम आता है, ठीक है। सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस ही लगती है। आप सिंपली इसको जाओगे, इसको फटाफट से एक बार गूगल करके सर्च करोगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लो और हाई दिया हुआ है, बोला इसके बीच में निकाल दो। अभी हमें क्या दिया था, 0 से लेके एन दिया था, इसमें लो क्या था 0 और हाई ये था, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, हमने एक्सट्रीम वाला केस कर लिया है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब एक बार सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस व्हाटएवर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। एक चीज और देखते हैं, इसमें सीव किसे बोलते हैं। ये जो आपने एरे बनाई ना, एरे, ये जो एरे, इसको सीव बोलते हैं, इसको सीव बोलते हैं। और सेगमेंटेड सीव में क्या होता है कि लो और हाई दिया होता है, तो इसका एक सबसेट आपका एक सीव बन रहा होता है कि भाई 8 से लेके 14 के बीच में बता दो सारे, है ना। सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं, वो एन बोल सकता हूँ, एन बार चल रहा है ना, बिग ओ निकालते हैं तो एन, हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो बेसिकली ये एन बार चल रहा है। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, जब 2 का टेबल, आई का टेबल शुरू कर रहा हूँ, तो आई प्लस क्या हो रहा है, आई प्लस 2, यानी कि प्लस आई कर रहा हूँ मैं हर बार, मतलब बेसिकली 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ, फिर इसमें हर बार 3 ऐड कर रहा हूँ, 3 का जंप ले रहा हूँ, 3 का जंप ले रहा हूँ, फिर इधर 5 का जंप ले रहा हूँ, है ना, 5 का जंप ले रहा हूँ। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं निकालें इसमें, तो एन, सबसे पहले तो एन बार चल रहा है, ये जो ये वाला लूप है, ये एन बार चला है, आउटर लूप। अब इनर लूप कैसे चल रहा है, इनर लूप एक बार तो चलता है आपका n/2 टाइम्स, है ना, क्योंकि जब 2 के टेबल में होगा तो n/2 टाइम्स, एक बार n/3 टाइम्स, फिर n/4 टाइम्स, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है। n/4 नहीं चलता, इसको हटा देते हैं, n/5 टाइम चलता है, n/5 टाइम, ठीक है। फिर चलता है आपका n/7 टाइम्स, जितने भी प्राइम है उनके लिए चलता है ना, n/11 टाइम्स, ऐसे चल रहा होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको n 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 डॉट 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 डॉट। ये आपकी क्या बनती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है किसकी, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे आप, बचपन में आपने पढ़ा होगा या फिर कॉलेज एग्जाम्स में पढ़ा होगा, इसको अभी हम नहीं जा रहे हैं, इतनी मैथ्स में नहीं जा रहे हैं हम। टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज, सॉरी टेलर सीरीज, टेलर सीरीज अगर मैं निकालूंगा, इसका आंसर आता है आपको एन, इसके अंदर आंसर आएगा आपको लॉग लॉग एन। इसमें बिगो लगा देते हैं तो ये आएगा आपका बिग ऑफ लॉग लॉग एन। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बोल सकता हूँ ओ एन मल्टीप्लाई लॉग लॉग एन। ठीक है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा है जीसीडी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीसीडी कैसे निकालते हैं। अब याद करो जीसीडी क्या होता है आपका, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सब बचपन में पढ़ा हमने। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सेम ही चीज होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करते हैं आपको ए और बी दिया हुआ है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर जो कि इसका एचसीएफ होगा। ये एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो कि ए को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ए को कंप्लीट डिवाइड का क्या मतलब है, अगर ए को मॉडुलस करूंगा मैं एचसीएफ से तो वो जीरो आएगा, और बी को जब मॉडुलस करूंगा मैं एचसीएफ से तो वो भी जीरो आएगा। और ये एचसीएफ एक मैक्सिमम नंबर है, तो ऐसा मैक्स नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन में कैसे करते थे इसको, बचपन में करते थे हम 24 लिया मैंने और 72 लिया। अगर इनका मुझे जीसीडी निकालना है तो मैं कैसे निकालता था, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता था, है ना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे 72 का करता था 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर मैं ऐसे कॉमन निकाल लेता था। ठीक है, अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या आता था ये, तो एचसीएफ मेरा क्या बनता था, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि कितना आ जाएगा आपका टोटल 24, है ना, 3 2 6 6 2 12 12 24, तो 24 बेसिकली आ जाता है आपका। तो 24 आपका आंसर होता है। ऐसे निकालते हैं हम इसको, है ना। ये आपका रिवीजन था, नॉर्मल सब बच्चों वाला गेम है, सब अपने बचपन में पढ़ा ही है। ठीक है, हम जीसीडी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। अगर किसी को थोड़ा सा मिस कर रहे हो जीसीडी में तो आप एक बार जाके देख सकते हो, सब कुछ ईजी है, बचपन में सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 24 एक ऐसा फैक्टर है जो कि 24 को भी डिवाइड कर देगा और 72 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब आते हैं आपका इसमें क्या खास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीसीडी निकालने का एक तरीका तो सिंपल यही था कि आप ऐसा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करो और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन निकालो, ये करो। ये बहुत बड़ा मेथड है, ये सब बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, आप क्या नया करने वाले हो, आप क्या नया सीखने वाले हो, आप सीखने वाले हो इस जीसीडी को निकालने की एक नई थ्योरम, एक नई टेक्निक। वो क्या है, अगर मुझे जीसीडी निकालना है ए कॉमा बी का, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जीसीडी ए कॉमा बी ना वो इक्वल होता है ए माइनस बी कॉमा बी के। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो, ठीक है, एल्स अगर ए लेस देन बी है तो मैं बोल देता हूँ जीसीडी ऑफ ए, सॉरी बी माइनस ए कॉमा ए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जीसीडी ए और बी और निकालना चाहता हूँ मैं, तो दोनों में से जो भी बड़ा है ना उसमें से छोटे को माइनस कर दूं और साथ में छोटा भी रख लूं, वो इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला बन गया एक। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए मॉडुलस बी कॉमा बी, जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बट क्योंकि मॉडुलो ऑपरेशन बहुत हैवी ऑपरेशन होता है, कंप्यूटर का सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है इसको करने में, तो इट्स बेटर कि माइनस वाला तरीका यूज़ करें। आपको याद दोनों होने चाहिए, बट मैं कहूँगा कि माइनस वाला तरीका हमेशा बेस्ट यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब भैया ये फॉर्मूला होता तो है, बट इसका क्या करूँ मैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल कहता है कि हमें क्या करना था, हमें करना था जीसीडी निकालना है सपोज 72 और 24 का। ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करते रहना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अप्लाई दिस टिल वन ऑफ द पैरामीटर बिकम 0। कैसे निकालूंगा मैं, जीसीडी ऑफ 72 24 दोनों से बड़ा कौन सा है 72, तो मैं बोल सकता हूँ इसको जीसीडी ऑफ 72 माइनस 24, जो कि हो जाएगा आपको 48 24।
आगे इसको मैं बोल सकता हूँ GCD ऑफ दोनों में से बड़ा कौन सा है 48, तो 48 माइनस 24 जो क्या आ जाएगा आपका 24, 24, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 24 ही, तो 24 माइनस 24 0, 24। अब ध्यान से देखो क्या दोनों में से कोई एक जीरो हो गया है, बिल्कुल हो गया है, तो अदर आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो भी एक जीरो होगा उसके अलावा जो नंबर बचा वो आंसर हो जाएगा। तो जीरो कौन सा है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दिस इज माई आंसर, दिस इज GCD। तो ऐसे निकालते हैं GCD, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से GCD निकालने वाले हम इस तरीके से GCD निकालेंगे। तो आपको ये कोड याद हो जाना चाहिए, या फिर ये तरीका याद होना चाहिए कि जब भी GCD निकालने की बात है तो आप इस तरीके से GCD निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, GCD और AB क्या होगा, AB में से जो भी बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो, छोटे वाले को साथ में रख दो, ठीक है। और ये तब तक करते रहना है जब तक आपका दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए। जो भी एक जीरो हो जाएगा उसके अलावा जो होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। फटाफट से कोड करके देखते हैं, फटाफट से कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन लिखते हैं। मैं बोलता हूँ अगर A 0 है तो रिटर्न कर दूंगा मैं B। ये सारी चीजें ना, ये इस तरह को रिकर्शन से लिखने में बहुत मजा आता है, बट अब रिकर्शन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हम रिकर्शन से नहीं एडिटिवली लिखेंगे। जब आप रिकर्शन पढ़ लोगे तो आप रिकर्शन से बहुत ही प्यार से लिख पाओगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी इस पर स्टिक करते हैं। तो अगर A 0 है तो B आंसर होगा, अगर B 0 है तो A आंसर होगा, ये हमें पता है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे लूप कब तक चलाना था, जब तक या तो A 0 नहीं है और B ग्रेटर देन 0 है। A और B दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तब तक लूप चलाना है। दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो मुझे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। यही कंडीशन बनेगी। तो अगर मैं बोलता हूं अगर A ग्रेटर देन B है तो मुझे क्या करना था, A इक्वल टू A माइनस B। एल्स क्या है, एल्स कंडीशन क्या होगी, एल्स का मतलब B बड़ा है, तो B बड़ा है तो B इक्वल टू B माइनस A। ये करते रहेंगे हम। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करना है कौन सा, जो भी जीरो हुआ है। मुझे पता है अगर ये लूप एग्जिट हुआ है तो इसका मतलब कोई एक A या B में से कोई एक जीरो हो गया है। तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाला आंसर करना है। अगर A 0 है तो B आंसर करना है, B 0 है तो A आंसर करना है। तो अगर A 0 है तो रिटर्न कर दो B, वरना A रिटर्न कर दो। इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, इसको सबमिट करते हैं फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, सारे टेस्ट केस पास हो गए, हमने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड एल्गोरिथम से GCD निकालने का तरीका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे भैया LCM निकालने का तरीका बता दो, है ना। LCM कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते थे, एक फॉर्मूला होता था हमारा LCM मल्टीप्लाई, अगर मैं कर दूं HCF से तो वो A मल्टीप्लाई B के बराबर आता था। यानी कि इसको अच्छे से लिखूं तो मैं बोलूँगा अगर LCM ऑफ A कोमा B को मल्टीप्लाई कर दूं मैं GCD ऑफ A कोमा B से, वो इक्वल होता था A मल्टीप्लाई B के, है ना। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था। तो हमें आपको एक ऑप्टिमल तरीका GCD निकालने का आता है, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम से एक ऑप्टिमल तरीका GCD निकालने का आता है। आपको A पता है, B पता है, LCM आप निकाल लोगे। LCM कैसे निकालोगे, LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई GCD। इस फॉर्मूले से LCM निकाल लोगे, है ना। तो ये मेथड्स हम क्यों सीख रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब क्वेश्चंस करोगे, आपको GCD निकालने के लिए आया, आपको LCM निकालने के लिए आया, तो ये ऑप्टिमल तरीका इनको निकालने का, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई, यानी कोई TLA वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऑप्टिमल तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका LCM निकालने का तरीका, हमने सीख लिया, ठीक है। तो हमें GCD निकालना आ गया, LCM निकालना आ गया। आप कोई बोलेगा भैया ये जो आपका यूक्लिड एल्गोरिथम है, ये फॉर्मूला मैं कैसे मान लूँ ये होता है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन हमने सब 8th या 9th क्लास में पढ़ा था, हम इससे कर सकते हैं इसको प्रूफ। बट हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोड लिखना आना चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब आगे एक और चीज समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है इसको समझते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक बोलता है कि भाई अगर मैं A मॉड n करता हूं तो मेरा जो आंसर है ना वो 0 से लेकर n-1 तक आता है ना। ये हम सबको पता है। इसका मतलब अगर मैं 10 मॉड 3 करता हूं
तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, बस। सिमिलरली अगर 5 मॉड 3 करता हूँ, 3 नहीं कुछ और वर्ड लेते हैं, 4 करता हूँ, तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। क्योंकि अगर मैं 5 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो 4 और 1, तो रिमाइंडर, क्योंकि मॉडुलर रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, रिमाइंडर आपका या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, ये हमें पता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको मैंने रिमाइंड करा दिया बस आपको, ये हम सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब ना कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली क्या होता है, जब भी आपका ओवरफ्लो आता है, आपका इंट क्या होता है, इंट क्या होता है आपका -2⁻31 से लेके 2⁻31 -1 इतना होता है, ये होता है इंट की रेंज। अब कई बार क्या होता है, जब आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं मैथ्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि कई बार आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो पाते, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि आप ना आउटपुट जो भी आप क्वेश्चन या ऑपरेशंस कर रहे हो या फिर जो आंसर करने वाले हो, उसको आप मॉड्यूलो एम कर दो, जो भी आप आंसर करने वाले हो उसको मॉड्यूलो एम कर दो। इससे क्या होगा, वो 0 से लेके m-1 की रेंज में आ जाएगा। और मोस्टली ये जो m होता है ना, m वो इस तरीके से होता है 10⁻9, बड़ा होता है बेसिकली, बट इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो इंट में स्टोर ना हो पाए, वो इतना होता है कि भाई इंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर दिया होता है हमें। तो ये हम क्यों समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे हम ऐसा, और इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जनरली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a प्लस बी मॉड एम बोल रहा हूँ ना मैं, तो उसको मैं a मॉड एम और प्लस बी मॉड एम बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसी a मॉड एम माइनस बी मॉड एम कर रहा हूँ, तो उसको a माइनस बी का मॉड एम भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली अगर a मॉड एम का मॉड एम समझ रहे हो कि कितने लेवल में, तो उसको मैं a मॉड एम भी बोल सकता हूँ। ऐसी a मॉड एम मल्टीप्लाई बी मॉड एम को a मल्टीप्लाई बी मॉड एम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन, ये क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन होता है कि आप जब a⁻b निकाल रहे होते हो, यानी कि 2⁻10 निकाल रहे होते हो, तो कैसे निकालते हो, 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका 2⁻10 आ जाता है ना। तो ये होता है आपका फास्ट एक्सपोनेंशिएशन करना, यानी कि एक्सपोनेंट निकाल रहे हो आप, x⁻n निकाल रहे हो, ऐसे 3⁻10 निकाल रहे हो, 5⁻20 निकाल रहे हो। ठीक है, ये हम सबको पता है, ये हमने देखा है। इसका एक मेथड क्या होता है, सिंपल वाला मेथड क्या है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ B होती है। ठीक है, सिंपल मेथड देखते हैं। सिंपल मेथड वो क्या करता है, सिंपल मेथड बोलता है कि भाई आप लूप चलाओ 0 से लेकर b-1 तक। ठीक है, लूप चलाओ और आप क्या करो, आप a को बार बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, a को बार बार मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, या फिर मैं इसको ढंग से लिखूं, कोड की टर्म्स में लिखूं, तो मैंने अगर आंसर 1 से इनिशियलाइज किया है, तो मैं आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई a करता रहूंगा। तो मैं ये अगर कोड चलाता रहूंगा, आंसर मल्टीप्लाई a करता रहूंगा, यानी कि a को मैं अगर b टाइम्स मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा a⁻b। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैं कितनी बार लूप चलाऊंगा, b टाइम्स लूप चलाऊंगा, तो O ऑफ b, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करके देखते हैं, एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं, हम क्या करें, नॉर्मल सॉल्यूशन जो सब बचपन में पढ़ा है सबने, तो इंट, इसको मैं स्लो एक्सपोनेंशिएशन भी बोलता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक ए बोल दे रखा है मुझे, ऐसे ही मुझे एक बी दे रखा है। ठीक है, इंट आंसर इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया मैंने, और मैंने लूप चलाया फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बी तक, आई को प्लस प्लस करते चले जाओ, आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, और मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्लो एक्सपोनेंशिएशन हम देते हैं 5⁻⁴
4 निकालते हैं, 5/4 निकालते हैं, इसको रन करके देखते हैं। 265 है ना, 5 × 5 × 5 25 मल्टीप्लाई 25 2 625 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। इसका कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी पता है, O ऑफ B। अब एक और तरीका होता है इसको करने का, जिसको मैं बोलता हूँ फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम फास्ट एक्सपोनेंशिएशन? ताकि उन क्वेश्चन में जहाँ पे TLE आ जाए और मुझे फास्ट मेथड चाहिए इनको करने का, तो मैं कर पाऊँ। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के ना मैक्रोज बना के रखते हैं। वो मैक्रोज बना के रखते हैं कि यार ये सब मेथड बार बार यूज़ करना है मुझे, यानी कि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि वो सब ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब के मैक्रोज वो बना के रखते हैं कि बार बार ये कोड यूज़ करना है। वो कभी भी नॉर्मल स्लो एक्सपोनेंशिएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे ही नहीं, हमेशा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से हम एक और कोड लिखेंगे यहाँ पे, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। इसको कोड हटा देते हैं, और फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O ऑफ log B। कैसे होती है, क्या होता है, वो फटाफट से एक बार देखते हैं। तो ये इस कंसेप्ट पे बेस होता है। मुझे क्या करना है, A/B निकालना है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अगर B जो है आपका वो इवन नंबर है, ठीक है, B इवन नंबर है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ A/B इक्वल टू A/B/2 मल्टीप्लाई 2, बोल सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, सपोज अगर B जो है वो ऑड नंबर है, तो मैं क्या बोलूँगा, A/B क्या होगा, A/B/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A। ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 2/10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2/10/2 यानी 5 मल्टीप्लाई 2, है ना, ये वापस से 2/10 ही होता है। सिमिलरली 2/11 को क्या बोल सकता हूँ, 2/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी 2/11 ही होता है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सिमिलरली अगर मुझे 2/5 निकालना है, सपोज करते हैं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, मैं बोल सकता हूँ इसको 2/4 मल्टीप्लाई 2, इसको फर्दर मैं बोल सकता हूँ 2/2 मल्टीप्लाई 2/2, इसको मैं फर्दर बोल सकता हूँ 2/1 मल्टीप्लाई 2/1, इसको बोल सकते हैं हम 2/1 मल्टीप्लाई 2/1। तो देख रहे हो कैसे डिवाइड करते जा रहे हैं हम, डिवाइड करते जा रहे हैं हम, डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फास्ट एक्सपोनेंशियल में क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई आपका जो इंट है, वो आंसर है, वो हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 1 से। ठीक है, ये तो हमारा सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल B जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, B ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूँगा, अगर B जो है वो ऑड है, ऑड कैसे निकालते हैं हम, ये आसान तरीका होता है ऑड निकालने का, बिट वाइज। B अगर ऑड है इसका मतलब मुझे आंसर में ना आंसर मल्टीप्लाई A तो करना है। ठीक है, आंसर को आंसर मल्टीप्लाई A करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही कर रहे थे हम यहाँ पे, आंसर 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो A है उसको A मल्टीप्लाई A कर देंगे। ठीक है, और N को क्या करेंगे, N को N/2 कर देंगे। ये कर रहे थे हम यहाँ पे, ये आपका N था, N नहीं सॉरी, इसको B बोलते हैं, B था, इसको B/2 कर देते थे हम। ठीक है, B/2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको B को करने का क्या तरीका होता है, B को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं 1 से। ठीक है, अब हम कर देंगे रिटर्न आंसर, इसको रन करते हैं हम दोबारा से। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन से भी मेरा सेम ही आंसर आ रहा है। तो ये होता है आपका फास्ट एक्सपोनेंशिएशन का कोड। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार समझ लेते हैं कोड कैसे लिखा हुआ है। कोड सारा इसी बेसिस पे है, सारा इसी बेसिस पे है। अगर इवन होता है तो मुझे by2 कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऑड होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे साथ में A और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा शुरू में आंसर जो है 1 है ना। A मेरा कितना है, A मेरा है 5 और B कितना था, B था 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या मेरा B ऑड है, B ऑड नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A को ना A मल्टीप्लाई A कर दो, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 5
मल्टीप्लाई 5, तो a कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये किसके लिए था, b जब मेरा ऑड था और b इक्वल टू 4 था। अब b को क्या कर रहे हैं, b को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, b को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, b डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, सेकेंड टर्म b होगा आपका 2, a कितना था 25, b आपका अभी भी ऑड नहीं है, तो हम a क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं वापस से। तो a कितना आपका, a को a मल्टीप्लाई 2 कर दो, a मल्टीप्लाई a कर दो, सॉरी a का आपका 25, तो a कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, जो कि हो जाएगा 625। ठीक है, और आपने b को माइनस माइनस कर दिया फिर से, यानी b को b बाई 2 कर दिया, सॉरी माइनस माइनस नहीं किया, b को b बाई 2 किया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसको, ये इक्वल है b इक्वल टू b बाई 2 के। b जब 1 था तो क्या है, 1 जो है ऑड आ जाएगा। अब जब ऑड आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई a। तो आंसर कितना है, आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई a आ जाएगा। आंसर कितना है मेरा, आंसर कितना है मेरा, आंसर था मेरा 1 था, आंसर में तो कोई चेंज ही नहीं आया था। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया आपका 625, जो कि आ जाएगा 625। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था इसको कि मुझे 5/4 निकालना था, तो मैं इसको बोल सकता था 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। इसको मैं बोल रहा था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, शुरू में आपका 5 मल्टीप्लाई 5 हो रहा था। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 हो रहा था, ये यहाँ पे लिखे। फिर आपने 25 को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 5 25 बन गया था, फिर 25 को मल्टीप्लाई किया 625 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और ड्राई रन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर a को मैं 2 ले लूं और b को मैं ले लूं 5। ठीक है, एक आंसर वेरिएबल लेना है मुझे, आंसर 1 से इनिशियलाइज करना है। अब देखते हैं पहली इटरेशन में क्या होता है। पहली इटरेशन जब b इक्वल टू 5 है, b 5 है तो b ऑड है। अब b क्योंकि ऑड है तो मुझे क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई a करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना है मेरा अभी 1 मल्टीप्लाई a कितना है 2, तो आंसर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो मेरा हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है मुझे, a देखना है मुझे। तो a इक्वल टू a मल्टीप्लाई a कर देता हूँ मैं। तो a इक्वल टू a मल्टीप्लाई a क्या होगा, a क्या भाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो a आपका आ जाएगा 4। यहाँ a को कर देते हैं 4। ठीक है, a मेरा 4 हो गया, इसको ऐसे ही कर देता हूँ मैं, a को यहाँ 4 लिख देता हूँ। आगे देखते हैं। अब सेकंड में क्या करना होता है मुझे, b को b बाई 2 करना होता है। b बाई 2 करूंगा तो 5/2 क्या आएगा, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो गया। अब b इक्वल टू 2 है तो मुझे क्या करना है, b इक्वल टू 2 है तो मुझे क्या करना है, b अभी ऑड नहीं है। अब b क्योंकि ऑड नहीं है तो मुझे a को a मल्टीप्लाई a ही कर देना है। तो a मेरा कितना था 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16। फिर से मैं b को b बाई 2 कर दूंगा, b अब 1 हो जाएगा। अब b 1 हो जाएगा तो b 1 है, 1 अब ऑड है। अब 1 क्योंकि ऑड है तो मुझे क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई a। वो आंसर मेरा कितना था 2 मल्टीप्लाई a कितना है, a 16 हो गया था अभी हमने किया था ना 16 इसको, तो इसको मुझे 16 लिख देना चाहिए था 16। तो ये कितना हो जाएगा 32, तो आंसर मेरा हो गया 32। अब मैं फोर्थ, अब मैं क्या करूँगा, a को a मल्टीप्लाई a कर दूंगा। वो a कितना है अभी मेरा, a कितना हो गया था 16 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, वो हो जाएगा 256। a हो गया मेरा सॉरी 256। अब ये मेरा 256 हो गया। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ आइट्रेशन में b को b बाई 2 जब करता हूँ तो b जो 0 हो जाता था, b 0 होगा तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना था अभी 32, तो 32 मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये देखते हैं। ध्यान से देखो क्या हुआ अभी यहाँ पे, आपका यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 16 हुआ है ना, 16 मल्टीप्लाई 16 हुआ, उससे पहले 4 मल्टीप्लाई 4 हुआ था। a क्या होता है आपका 2⁵. ठीक है, तो हमने क्या करा 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये था 2⁵ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो जब ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ था, ये कहाँ हुआ था, इस पोजीशन पे 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ फर्दर आपका सबसे पहले देखो उल्टा चलते हैं इसमें, सबसे पहले आपका 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, वो ये वाला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आपका 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, वो आपका ये वाला स्टेप है। उसके बाद क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16 आ जाता है, फिर 16 मल्टीप्लाई 2 होता है फाइनली, तो ये आपका 16 ये 2। ठीक है, तो हम उल्टा चल रहे होते हैं, तो इस तरीके से ड्राई रन करें तो ये फास्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे वर्क करता है। और फटाफट से इस कंसेप्ट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, मुझे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर लार्ज नंबर निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा,
मैं आंसर लूंगा लॉन्ग इंट आंसर इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे क्या करना है, लूप चलाना है वाइल n इज ग्रेटर देन 0 इफ n एंड 1 ऑड है तो मुझे आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई x करना है। यहाँ पे x है। अब ध्यान से देखो, ये इसने बोला है कि भाई आपको इंप्लीमेंट तो ये फंक्शन करना है, साथ में मॉड करते रहना है m से। ठीक है, m यहाँ पे बहुत लार्ज वैल्यू भी हो सकती है, 10⁻9 तक हो सकती है, तो आपको मॉड करते रहना। मतलब इसको मुझे जब भी कुछ ऑपरेशन करूंगा ना, इसमें सबसे सेफ होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो ना मल्टीप्लाई टाइप का या कोई बड़ा मल्टीप्लाई मॉडुलस वगैरह, तो आप इसको ना एक बार m से मॉड कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो x मल्टीप्लाई एक्स भी एक ऑपरेशन है जो कि बहुत लार्ज वैल्यू जा सकती है, तो लार्ज वैल्यू जाएगी तो इसको मॉड m कर देंगे हम। ठीक है, और हम यहाँ क्या करते थे, n इक्वल टू n/2, तो n राइट शिफ्ट इक्वल टू 1। ठीक है, फाइनल रिटर्न आंसर को मॉड m करके आंसर कर देते हैं। इसको फटाफट से कंपाइल करके देखते हैं, मेरा आंसर ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो अब कोई भी बड़ा ऑपरेशन कर रहा हूँ ना जो कि आउट ऑफ रेंज जा सकता है, यही हम सिखा रहे थे यहाँ पे मॉडुलर। ये मॉडुलर अरिथमेटिक में ये बता रहे थे हम कि अगर मॉड n करता हूँ तो 0 से लेकर n/2 में वो लाई कर जाता है, तो ये रेंज में लाई कर जाता है। तो यही है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि m मॉड करना है, तो जहाँ भी आप अगर बेसिकली कोई भी हैवी ऑपरेशन कर रहे हो जहाँ पे मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू हो सकती है, m से बड़ी वैल्यू जा सकती है, यानी कि लार्ज वैल्यू जा सकती है, ओवरफ्लो कर सकती है, तो उस केस में मॉड m लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा दिया हमने मॉड m, यहाँ पे मॉड m लगा दिया और रिटर्न करते हुए मॉड m लगा दिया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये था हमारा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन तरीका, ये हमने देख लिया है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बी क्यों होती है, अगर हम सिंपली व्हाइल लूप को देखें, यहाँ पे कितनी बार चल रहा था आपका लूप, b बार चल रहा था, यहाँ पे कितनी बार चल रहा है, ध्यान से देखो, हर बार हम बाई 2 करे जा रहे हैं। और जब भी हम जैसे बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बाई टू करते जाते हैं, यानी एरे का साइज इतना बड़ा होता है, फिर मैं बोलता हूँ इतने में सर्च कर लो, फिर मैं बोलता हूँ इतने में सर्च कर लो, फिर और फर्दर छोटे में सर्च कर लो, तो n/2 ऐसे होता रहता है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग n बोलता हूँ, ऑफ लॉग n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, बार बार b/2 करता जा रहा हूँ मैं, तो क्योंकि b/2 करता जा रहा हूँ, तो इसकी कितनी होगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, b नहीं होगी, इसकी हर बार ये b/2 हो रहा है, तो इसकी होगी ऑफ लॉग b ऑपरेशंस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये हमारा होगा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको कोड याद हो जाना चाहिए आई वुड से। आगे आपके कुछ एडवांस टॉपिक होते हैं जिसको हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के स्कोप में लेते हैं, जिसमें कि इंक्लूजन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। ये ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा हार्ड प्रिंसिपल नहीं है, ईजी प्रिंसिपल है। ठीक है, सिमिलरली कैटलाइन नंबर जो है, ये बीएसटी जब हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री, उस टाइम भी हम कर लेंगे इसको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इनमें से कुछ जो आपके एल्गोरिदम्स हैं वो हम कर लेंगे आगे आपके कोर्स आगे बढ़ते हुए। ये वीडियो थी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, जाके आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए चीज़ों का। बाकी सारे कंसेप्ट जो यूज़ होने वाले होंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, वो आगे आने वाले जितने भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर क्लास वर्क में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कैटलाइन नंबर आपको कराया जाएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया जाएगा। ठीक है, बाकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ल्यूकास थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, ये सारे ना बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्कोप में चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को करने की हमें नीड नहीं है फॉर प्लेसमेंट्स। ठीक है, बट तब भी अगर आपका मन हो इसमें घुसने का, इसको एक बार ट्राई करने का, तो मैं रोकूंगा नहीं। डोंट वरी, जाओ गूगल करो, सर्च करो। पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, इंटरेस्ट पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये थी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।